Hello everyone. See, I hope. Can you see the screen now? See, आपको you can unmute yourself and when you have any doubt, तो आप जो है. First of all, welcome everyone. How are you all? कैसे हो आप लोग? तो first, हाँ. In the first place, I'd like to welcome you all into our first session, live session. आप सभी का स्वागत है आज पहले लाइव सेशन में. और कुछ बेसिक चीजें हैं जो कम्युनिकेट करना चाहूंगा आपसे. You can, हाँ, आपको नोट्स बनाते रहना है लेक्चर के प्रोसेस में. और आपको जो लेक्चर के नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, बट इन दैट केस आपको मतलब जो भी बताया जाएगा यू हैव टू नोट डाउन दैट डाउन. आपको लिखते रहना है साथ में. यहाँ पे यू हैव बीन अलाउड कि आपको अनम्यूट करने का राइट दिया गया. आप अपने आप को अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं. ठीक है, यदि कोई डाउट होगा तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है. और चैट यू कैन ओनली चैट विथ मी. तो चैट्स में मैंने सिर्फ होस्ट ओनली किया है. यू कैन नॉट चैट विथ एनीवन एल्स. यू कैन ओनली कम्युनिकेट विथ मी. ओके, चैट में मैंने कर दिया है कि होस्ट ओनली. जो भी आपको डाउट होगा आप मुझसे पूछेंगे. और यदि कोई जनरल डाउट है जो कि नहीं एड्रेस हो पा रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अनम्यूट करके सवाल पूछिए. ठीक है एवरीबॉडी? हेलो. ओके, चलो. तो ऐसे कोई बच्चे हैं जिन्होंने, आई होप सबने जो हमने जो लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड किए थे वो आप लोगों ने सबने देख लिए हैं, राइट? हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे आज. एवरीबॉडी, जितने लेक्चर्स अपलोड किए थे, सर 3 किए थे, 4 किए थे, कितने किए थे? 3. ओके, ठीक है. 3 4 किए थे, ठीक है. तो 4 आई बिलीव सबने देख लिया होगा. तो फिर भी कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखा है हम उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे. एटॉमिक स्ट्रक्चर नॉट सीन. नहीं, बट आपको देखना चाहिए था. देयर वाज सफिशिएंट टाइम. एक लेक्चर बेसिकली आधा घंटा 40 मिनट का होता है. 2 घंटे में कुड हैव इजीली डन. तो फाइन. ओके, सी अभी कोई बात नहीं. आई विल गिव यू अ ब्रीफ रिवीजन ऑफ व्हाट वी कवर्ड इन द. ओके, आई स्टार्टेड फ्रॉम 20th में. ओके, कोई बात नहीं, 20th में को भी चालू किया है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. ये फिर भी आप पुराने वाले लेक्चर्स देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है. सिद्धि, पुराना वाला लेक्चर जो था इट वाज इजी. उसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात ऐसी कुछ थी नहीं. मैं एक बार एक 15 मिनट का ब्रीफ रिव्यू दूंगा आपको कि हमने पुराने लेक्चर्स में किया क्या है. ठीक है. सो see what we basically covered in the initial first 4 lectures. We'll take a 15-minute review of the same and then we'll move ahead. ठीक है. देखो, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली क्या पढ़ा. मैं अभी 15 मिनट का रिवीजन करा रहा हूं कि हमने पिछले 4 लेक्चर में किया क्या है. ठीक है. तो देखो, बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है. इनिशियल पार्ट जो है इट इज लाइक अ स्टोरी. बहुत सारे साइंटिस्ट जो है एटम कैसे बना है. हाँ, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे. यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट एवरीथिंग व्हिच इज बीइंग टॉट इन द नोट्स. नोटबुक में लिखते रहना है. अरे, आवाज बैकग्राउंड का आ रहा है काफी ज्यादा, इसलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया. एंड तो बेसिकली व्हाट वी आर सपोज टू डू, हम लोग अभी एक रिवीजन ले लेंगे. आपको पीडीएफ म्यूट कर दिया मैंने ही, सबको कर दिया म्यूट. ठीक है. जब जरूरत होगा तो यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर हैंड. अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया है कि बैकग्राउंड में कुछ बच्चों के काफी ज्यादा नॉइज आ रहा था, उससे डिस्टर्ब हो रही थी क्लास. तो मैंने सबको म्यूट कर दिया है. यदि आपको दिक्कत होता है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि अनम्यूट म्यूट, या फिर रेज हैंड कर सकते हो, मैं तुम्हें अनम्यूट कर दूंगा. ठीक है, पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा. बट स्टिल यू आर सपोज टू राइट एवरीथिंग जो भी कराएगा. हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, टेंशन मत लो. ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो. अभी जो क्लास है उस पर फोकस कर. ठीक है. फाइन. तो सी बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने इनिशियली 4 लेक्चर में क्या किया था उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ग्रुप में मिल जाएगा तुम्हें. तुम्हारा 2022 का ग्रुप है ना, उसमें मिल जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बड़ी कहानी है. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये 2 3 या फिर 4 5 साल में डिस्कवर हुआ था. स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अभी भी लोग चल रहे हैं. अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी गोइंग ऑन. और ये 300 400 कुछ हजार साल से चल रहा है, एक सिलसिला है जिसको हमें एक चैप्टर के अंदर पढ़ना है. तो एक बड़ी चीज है जो हमें पढ़नी है. हाँ, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब क्या था. डाल्टन ने एक नाम दिया था एटम.
उसने ये बोला था कि यदि हम चीजों को तोड़ना चालू करें तो एक ऐसी चीज मिलेगी जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये एक ओवरव्यू है इनिशियल 4 लेक्चर्स का, उन बच्चों के लिए जो मिस कर चुके हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा, है ना। रिकॉर्डिंग डाल देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी एक साइंटिस्ट था डाल्टन, उसने क्या बताया कि यदि हम अपने आसपास के चीजों को तोड़ना चालू करें, इफ यू कीप ऑन डिवाइडिंग थिंग्स अराउंड अस, तो हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। और जैसे कि तुम इसी ब्लॉक ऑफ मेटल लो या फिर एक ब्लॉक ऑफ रॉक लो, उसको तोड़ना चालू करो, एक स्टेज आएगी जिसके बाद वो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो। डाल्टन ने उसका नाम दिया था एटम, जिसका मतलब होता है कि समथिंग विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, समथिंग विच इज इंडिविजिबल। यहाँ से एटम शब्द आया। और उसके बाद बात थी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एवरीबॉडी वाज क्यूरियस, बहुत सारे साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि हमारे आसपास की जो नेचर है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली मेड अप ऑफ। ये जो नेचर हमारे आसपास है, ये किस चीज की बनी हुई है। इसको समझने के लिए क्या हुआ, इसको समझने के लिए सबसे पहली जो चीज आई वो ये कि एटम की स्टडी है, उसमें दो चीजें हैं। एक तो एटम के अंदर क्या है, और दूसरा कि एटम की जो चीजें अंदर में रखी हैं, हाउ आर दे अरेंज्ड। इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपके पास मैंने एक बॉक्स दिया है, एक बक्सा दिया है, उसकी चाबी मेरे पास है, एंड यू आर नॉट एबल टू ब्रेक इट, तुम इसको तोड़ तो सकते ही नहीं हो। और तुम्हें पता करना है कि वो बक्से के अंदर चीजें क्या क्या हैं, पहली चीज तो क्या क्या है, और दूसरी चीज कि वो चीजें अरेंज कैसे है। या फिर सामने एक घर है, उस घर में तुम जानना चाहते हो कितने लोग रहते हैं और वो कहाँ कहाँ कैसे रहते हैं। तो पहली चीज जो तुम्हें पता करनी है वो ये पता करनी है कि उस बक्से के अंदर कितनी सी कौन कौन सी चीजें हैं। एवरीवन, इज दैट क्लियर। और दूसरी चीज जो पता करनी है तुम्हें वो ये है कि हाउ आर दोज थिंग्स अरेंज्ड इनसाइड दैट बॉक्स। एवरीवन क्लियर, प्लीज से यस और नो। थोड़ा सा लगेगा कि लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चैट बॉक्स में जवाब दीजिए आप। और यदि ऐसा कुछ डाउट होता है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड रत्नाकर नेरकार, बोलो बोलो रत्नाकर। रत्नाकर यू रेज्ड हैंड, बोलो रत्नाकर, जो बोलना है। अरे यार ये नाटक मत किया करो। कोई जेन्युइन डाउट डाउट हो तभी आप हाथ उठाइए, इससे क्लास का टाइम वेस्ट होता है। कोई जेन्युइन डाउट हो तब पूछिए, ठीक है। तो सी तो बेसिक क्या है, एटम के अंदर क्या है, फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई दोज व्हाट इज इनसाइड द एटम। तो जो चैप्टर का पहला पार्ट है वो ये है कि व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर क्या है। पहला जो चैप्टर का पार्ट था दैट वाज ऑन डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि एटम के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स हैं, वो पहला पार्ट था। दूसरी चीज थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, कि हाउ आर दोज थिंग्स अरेंज्ड इनसाइड द एटम। पहली चीज तो ये है कि हाउ मतलब व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंड द सेकंड थिंग इज हाउ आर दोज थिंग्स अरेंज्ड इनसाइड द एटम। तो चैप्टर में दो पार्ट है। इज एवरीवन क्लियर, एवरीवन क्लियर ऑन दिस, प्लीज से यस और नो। ठीक है, तो चैप्टर में दो चीज है, एक तो हाउ आर द थिंग्स इनसाइड द एटम्स अरेंज्ड, एंड दूसरी चीज जो है कि हाउ व्हाट आर द पार्टिकल्स इनसाइड द एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उनका अरेंजमेंट। अब जैसे पहला लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी थी, बेसिक चीजें हमने कुछ सीखी थी। व्हाट आर दोस थिंग्स, पहली चीज की बम्बार्डिंग क्या होता है। बम्बार्डिंग का मतलब एक पर्टिकुलर सोर्स पे, बम्बार्डिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से मैं रिवीजन दे रहा हूं। तो बम्बार्डिंग का मतलब है रैपिड कोलिजन्स डायरेक्टेड एट वन पॉइंट, मतलब बहुत सारे कोलिजन एक जगह पे आ गए तो उसको हम बम्बार्डिंग बोलेंगे। बहुत सारे कोलिजन्स एक ही जगह पे आ गए तो हम उसको बम्बार्डिंग बोलेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आती है चीज स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है तुम लोग खुद बता दो। चार्ज एक चीज है, मास एक चीज है, तो चार्ज पर यूनिट मास Q by M रेशियो, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस। बम्बार्डिंग स्पेसिफिक चार्ज क्लियर है। हाईएस्ट स्पेसिफिक चार्ज किसका होता है, हाईएस्ट स्पेसिफिक चार्ज किसका होता है एवरीवन। which particle has which हाइड्रोजन नहीं होगा, इट इज इलेक्ट्रॉन which has highest specific charge। तो ऐसा इसको डिफाइन करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को रखे ऑन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, है ना।
व्हाट कम्स नेक्स्ट, इसके बाद जो हमने चीजें पढ़ी थी क्वांटाइजेशन। एवरीबॉडी टेल मी, क्वांटाइजेशन आपको दिमाग में गया था, वो बात चमकी थी, वाज दैट क्लियर टू यू? व्हाट इज एग्जैक्टली क्वांटाइजेशन, इज दैट क्लियर? हाँ देखो, क्वांटाइजेशन का थोड़ा थोड़ा मतलब पार्थ, क्या दिक्कत है क्वांटाइजेशन में? देखो, क्वांटाइजेशन इस चैप्टर के रेफरेंस में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटाइजेशन का मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाना। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तुम हर जगह घूम सकते हो क्या? समझने की कोशिश करो, ये कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन आया, उसके पहले तुम कहीं भी जा सकते थे बिना कोई टेंशन के, जहां तुम्हारी मर्जी की तुम निकल लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रेवलिंग का, ठीक है, तुम कभी भी कहीं भी जा सकते थे, बिकॉज देयर वर नो ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस। बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। अब तुम हर जगह नहीं जा सकते हो, अब तुम्हारे आने जाने के ऊपर काफी पाबंदियां लगी हुई हैं, तुम्हारी लाइफ में जो पहले एक्टिविटीज करते थे दे आर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे हमारे लाइफ में क्वांटाइजेशन नहीं आ गया, हम लोग क्लासेस ऑफलाइन कर सकते थे, अब हमारे पास लिमिटेशन है कि हम एक गैदरिंग को नहीं एड्रेस कर सकते, गैदरिंग नहीं जमा कर सकते। तो कोविड-19 ने हमारे लाइफ में रिस्ट्रिक्शन लगाए, हम जो कर सकते थे उसमें क्वांटाइजेशन आया ना। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना किसी भी चीज के ऊपर। जैसे कोविड-19 की वजह से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन आया, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो अब हम जो चीजें कर सकते हैं वो पहले से काफी कम है। पहले हम अनलिमिटेड काम कर सकते थे, अब काफी डिस्क्रीट काम कर सकते हैं, यानी काफी लिमिटेड चीजें ही कर सकते हैं। हम बाहर में जाके कभी भी प्लेग्राउंड में भी खेल नहीं सकते, बहुत सारी चीजें अब हम नहीं कर सकते, राइट? तो आई होप क्वांटाइजेशन का मतलब यही है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पुटिंग इन रिस्ट्रिक्शंस ओवर अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब क्या है? जैसे तुम एक बिल्डिंग में हो जो कि लेट से 6 मंजिल वाली है, 7 मंजिल वाली है, 8 मंजिल वाली है, 9 मंजिल वाली है। तो तुम्हारी जो हाइट है वो जमीन से, मान लो बिल्डिंग 10 मीटर की है, तो 0 मीटर हो सकती है, 10 मीटर हो सकती है, 20 मीटर हो सकती है, 30 मीटर हो सकती है, 40 मीटर हो सकती है, 50 मीटर हो सकती है। तो अब ये जो हाइट है, हम जो हाइट का एग्जांपल ले रहे हैं क्वांटाइजेशन में हाइट जो है बिल्डिंग से ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से, वो हाइट आ जाती है मान लो 10n। यहाँ पे n हो सकता है 0 1, इस तरह से n हो सकता है 0 1 2, इस तरह से। समझ में आया? तो अब वो कोई बच्चा यदि उस बिल्डिंग में है तो उसकी हाइट जो है वो हर वैल्यू ले सकती है क्या? यदि 10 मीटर का एक मंजिल है तो से एवरीबॉडी यस और नो? अरे हाँ या ना में जवाब बोलो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अब जो है ऑब्वियसली हर वैल्यू नहीं ले सकती है, सिर्फ 10n के टर्म्स में ही लिख सकती है। 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है। ये बात तो समझ में आ रहा होगा। अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है इस 10n फंक्शन के हिसाब से ही चलेगी ना, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी हर वैल्यू नहीं ले सकती। तो यदि कोई बंदा एक बिल्डिंग में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्वांटाइज्ड है, नहीं है? हाँ या ना बोलो, पोटेंशियल एनर्जी क्वांटाइज्ड है ना? ठीक है। टू पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, कौन कौन है? जो रत्नाकर नेरकर, तुम्हें फिर से रत्नाकर कोई डाउट है क्या? हाउ इज क्वांटाइजेशन रिलेटेड टू केमिस्ट्री? क्वांटाइजेशन केमिस्ट्री में काफी हद तक रिलेटेड है। वोल्टेज का मैंने एग्जांपल दिया था कि 0 और 1। क्वांटाइजेशन देखो, इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन केमिस्ट्री से कैसे रिलेटेड? इट इज एवरीवेयर रिलेटेड। जैसे हम चार्ज की बात करें तो चार्ज जो है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही आता है। अब हमने ये भी पढ़ा था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, यानी इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी चार्ज डेवलप होगा वो प्लस माइनस एन वी के एन ई के। रत्नाकर आई थिंक तुम्हारे तरफ कुछ बटन है जो कि बार बार प्रेस हो रहा है, एंड यू ऑलवेज अपीयर टू बी रेजिंग योर हैंड। मुझे बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है रत्नाकर इज रेजिंग हैंड, इसलिए आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस। चार्ज जो है इट इज क्वांटाइज्ड, इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है। देखो केमिस्ट्री में क्या है, अभी आने वाला है क्वांटम फिजिक्स। जो इलेक्ट्रॉन का फाइनल मॉडल इस चैप्टर में हम लेके आएंगे ना, वो क्वांटम बेस्ड होगा। मतलब समझ में आ रही है तुम्हें? एक्चुअली एक होता है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल में मतलब फिजिक्स वाली चीजें हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पार्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है ना, केमिस्ट्री का पार्ट, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के टॉपिक्स रहते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है कि बॉल फेंक रहे हो, तुम्हें बॉल का एग्जैक्ट पता है, बॉल कहाँ पे है, बॉल का मास क्या है, बॉल का वेलोसिटी क्या है, सब कुछ पता है सर्टेनिटी के साथ। बट क्वांटम लेवल पे हम जाते हैं तो चीजें अनसर्टेन हो जाती हैं।
क्वांटम मॉडल होगा, जो फाइनल मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यानी वहां भी क्वांटाइजेशन है। तो ये जो चैप्टर है उसमें क्वांटाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आगे आने वाले टॉपिक्स में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमारे आने वाला है, वहां से हम क्वांटाइजेशन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद क्वांटाइजेशन ही चलेगा पूरे चैप्टर के एंड तक। तो क्वांटाइजेशन इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वांटाइजेशन तो समझ में आ गया होगा कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन लगाना। इज दैट क्लियर? से यस और नो? इज क्वांटाइजेशन क्लियर? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना, ठीक। बाकी आई थिंक देखो इसके बाद आगे हमने क्या पढ़ा था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जे थॉमसन ने डिस्कवरी किया था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, राइट। तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में उसने इलेक्ट्रॉन देखा कि निकल रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, स्क्रीन पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एटम बदलने के बाद भी सेम रिजल्ट आता है, स्क्रीन पे अभी भी फ्लोरेसेंस मिलता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? स्क्रीन पे तब भी फ्लोरेसेंस मिल रहा था। इसका मतलब क्या है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि हर बार निकलता है कैथोड की तरफ से और एनोड पे जाके परफोरेटेड एनोड पे जाके परफोरेशंस करता है ना। तो एनोड पे जाके परफोरेशंस करता है, इससे ये पता चलता है कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इज दैट क्लियर? और दैट पार्टिकल वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट इलेक्ट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन वाली बात सबको क्लियर हो गई होगी। फिर प्रोटॉन के केस में क्या हुआ था, जो पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी देखता था, मतलब जिस तरह से मूव करता था वो डिफरेंट था। तो जो सबसे हल्का पार्टिकल था उसको नाम दे दिया गया प्रोटॉन, और जे थॉमसन ने एक वाटर वेलन टाइप एक मॉडल दिया था। वाज एवरीवन क्लियर ऑन दैट? वो सबको क्लियर है ना? फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी क्लियर हो गया होगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या हुआ था, जेम्स चैडविक ने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए थे थिन शीट ऑफ बेरिलियम के ऊपर, ठीक है। थिन शीट ऑफ बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए थे जेम्स चैडविक ने, ठीक है। उससे क्या हुआ कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई जिसमें न्यूट्रॉन और एक कार्बन बना। कार्बन कैसे पता चलेगा बना? कार्बन की बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जैसे कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लाइम वाटर मिल्की कर देगा। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरह से हो गया। एटम के अंदर इससे ज्यादा कोई सब एटॉमिक पार्टिकल मिला नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। फिर रूदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है। रूदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला? टेल मी एवरीवन, व्हाट वाज द प्राइमरी डिस्कवरी डन इन रूदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट? हाँ, रूदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में वाटरमेलन, रूदरफोर्ड ने वाटरमेलन डिस्कवर किया, एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। रूदरफोर्ड ने बेसिक चीज जो डिस्कवर करी है वो न्यूक्लियस डिस्कवर किया उसने। जैसे मैंने तुम्हें ये समझाया होगा कि बेसिकली ये रूदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। उसने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था थिन शीट ऑफ बेरिलियम को। वो चाहता था एटम के अंदर देखना कि क्या हो रहा है। उसने देखा कि ज्यादातर चीजें जो है वो डायरेक्टली बिना कोई डिफ्लेक्शन के जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि पार्टिकल जब बम्बार्ड हो रहा है तो ऐसा लग रहा था कि बीच में कोई स्क्रीन है ही नहीं। उसने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया था, करेक्ट। ऐसा लग रहा था कि बीच में कोई स्क्रीन है ही नहीं, इसीलिए रुदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि ज्यादातर एटम का स्पेस खाली है ना, और उसमें इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सबको पता है? दैट क्लियर एवरीबॉडी? रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में कुछ और भी चीजें बताई थी। जैसे न्यूक्लियस का रेडियस का फॉर्मूला बताया था, R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, जहां पे आर नॉट की वैल्यू जो होती है, टू पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, रत्नाकर एंड प्रथमेश। तुम लोग को रेज हैंड का नोटिफिकेशन बहुत बार आ रहा है, मतलब इज देयर एनी सीरियस डाउट? तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, बोलो कोई दिक्कत है और भी, बार बार रेज हैंड कर रहे हो, ठीक है। तो उससे ये पता चला कि न्यूक्लियस इज हॉलो, एटम इज हॉलो। ये कौन बोल रहा है? यश, न्यूक्लियस हॉलो होगा? अरे इससे दूसरी बात उसने ये बताई थी कि R इज इक्वल टू श्रेयस के। श्रेयस कोई डाउट है क्या? श्रेयस के हैज रेज, श्रेयस बोलो, श्रेयस अनम्यूट किया।
सर रुदरफोर्ड ने वो इक्वेशन डिराइव कैसे किया? कौन सा इक्वेशन? वो मतलब रेडियस का। वो डिराइव नहीं किया था, जैसे मैंने बताया था ना, एक सीक्वेंस मिल रहा था उसका। जैसे तुम्हें एक सीक्वेंस बताया था मैंने कि 0 के बाद मान लो तुम्हें 3 मिलता है, 3 के बाद 7 मिलता है, 7 के बाद लेट से तुम्हें 15 मिलता है, फिर लेट से 24 मिलता है, फिर 35 मिलता है। उसने क्या किया, एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया। तुमने यदि कुछ बेसिक रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे, उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है। उसने देखा जैसे ये 0 मैंने लिख कर बताया था वीडियो लेक्चर में कि 0 3 ये क्या है, ये n स्क्वायर माइनस 1 टाइप के टर्म्स बन रहे हैं, ठीक है। उसने जो पैटर्न देखा कि रेडियस का फॉलो हो रहा था, वो एक ए रेस, तो उसने वो पैटर्न को ऑब्जर्व किया और एक सीक्वेंस बनाया, r इज इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3। वो डिराइव नहीं किया था, वो जो ऑब्जर्वेशन था ना उसको एक फॉर्मूला दे दिया। समझ में आया? ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो इस तरह से रुदरफोर्ड ने रेडियस का पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया। फिर उसने ये भी बताया कि न्यूक्लियस का डेंसिटी कांस्टेंट है। इज एवरीवन क्लियर ऑन दैट? उसने ये भी बताया कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है दैट इज कांस्टेंट। एवरीवन, बात आपको समझ में आ गई होगी। न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट है। इससे उसको क्या जानकारी मिली? उससे ये जानकारी उसको मिली कि सिंस द न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब सारे एटम जो है एक ही पार्टिकल के बने हैं और न्यूक्लियस का जो पार्टिकल है वो सब एटम के अंदर सेम है, ठीक है। The particle inside the atom is same, और मतलब inside the nucleus is same, मतलब every particular let's say atom is made up of same nucleus, तो उसके अंदर सेम पार्टिकल है और सेम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के बारे में रुदरफोर्ड ने काफी इंपॉर्टेंट बातें करी। आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस। बट उसने एक जो मॉडल बताया ना कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से सही नहीं आई। वो सबको समझ में आ गया होगा। उससे ये पता चला कि एक चार्ज पार्टिकल यदि घूम रहा है, मोशन उसका एक्सेलरेटेड है, मोशन एक्सेलरेटेड है, तो वो गिर जाएगा न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो न्यूक्लियस न्यूट्रल हो जाएगा, बट ऐसा तो होता नहीं था। उसको खुद पता था कि एक्सपेरिमेंटल जो है आर नॉट इज वैल्यू ऑफ आर नॉट, हाइड्रोजन का जो रेडियस होता है उसकी वैल्यू अराउंड 10⁻⁻15 मीटर होती है। 10⁻⁻15 मीटर। मैं जो बुकलेट ग्रुप में डाला था उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन दिया होगा, उसको भी साथ में पढ़ते रहना। उसमें 10⁻⁻15 होगा, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये सब बताया था ना मैंने, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, ये सब बताया था ना। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 की पावर, एक्सप्लेन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। भावेश, बाकी सब तो बोल रहे हैं, बताया था। मैं बता देता हूँ, सेंटीमीटर इज 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर इज 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। नैनोमीटर इज 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम इज 10 की पावर -10 मीटर, पिकोमीटर इज 10 की पावर -12 मीटर, फेम्टोमीटर इज 10 की पावर -15 मीटर। फिर से बता दे रहा हूँ, तुम्हें यदि नहीं देखा था तो वो लेक्चर वापस जाके देख सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये यूनिट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बहुत छोटे छोटे चीजों को मेजर कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे नंबर्स हमें याद रखने पड़ेंगे कि पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर, फेम्टोमीटर होता है 10 की पावर -15 मीटर, एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर, नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर, एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -6। ठीक है। बच्चा बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताइए। देखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बड़ी सिंपल सी चीज है। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? देखो, उनको ये बताया होगा कि दो पोटेंशियल एनर्जी यदि हम बात करें, सीधी सी बात करें हम डिस्टेंस में, एक चार्ज पार्टिकल है Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, एंड लेट अस से दीस चार्ज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r। इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? K Q1 Q2 by r। हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि ये मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या आएगा? Ze। Ze क्लियर है? किसने पूछा था ये डाउट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला? Ze क्लियर है? अल्फा पार्टिकल के पास इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, क्या? काइनेटिक एनर्जी है हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, यानी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल v ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब ये इसके पास आएगा ना तो इसको टच नहीं कर पाएगा, ये चार्जेस रिपेल करने लगेंगे। जब डिस्टेंस 0 होगा तो फोर्सेस इनफाइनाइट हो जाएंगे। होता क्या है, इस पॉइंट पे जब ये रुक जाता है एग्जैक्टली, तो मान लो तुमने बॉल को एक स्प्रिंग के अगेंस्ट फेंका, एक कोई एक ब्लॉक है जिसके और ये स्प्रिंग लगा हुआ है, तुमने बॉल यहाँ पे फेंका, तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी
जब कंप्लीटली इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी, तो मान लो बॉल यहाँ गया तो यहाँ पे रुक जाएगा। इस पॉइंट पे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सर स्क्वायर है ना? नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्क्वायर नहीं होता है, फोर्स में स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ ये बात समझ में आ रही है। तो इनिशियली देखो, इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ पे आके रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यदि हम बोले, लेट अस से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। एवरीवन क्लियर? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? के Q1 अल्फा पार्टिकल के ऊपर होता है प्लस 2e चार्ज, इसके ऊपर होता है प्लस ZE चार्ज। ये Q1 Q2 अपॉन R आएगा। ये R क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। में क्या मिला? हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज 4k ZE स्क्वायर अपॉन R। ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है जिसको हम R बोल रहे हैं, ये क्या आएगा? ये आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, दिस इज यहाँ पर एक सेकंड, ये 2 इंटू है z, तो ये आ जाएगा 2k ZE स्क्वायर अपॉन R। ये R आ जाएगा 4k ZE स्क्वायर अपॉन m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है क्या? लाइन आज सीधी नहीं बन रही। इज इट क्लियर? किसने पूछा था तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्लियर हो गया ना? किसने पूछा था? किस बच्चे ने पूछा था? किसी ने पूछा था, उसका क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया पार्थ? पार्थ, इज दैट क्लियर? देखो ये बेसिक चीजें थी। फिर हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो नॉर्मल ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, जो पार्टिकल का ऑसिलेशन है वो उसके डिस्टेंस ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है, जैसे ये। तो इसमें एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसा लगता है दो सांप एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए दोनों आगे जा रहे हैं। तो इस तरह के वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, सॉरी, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? यस और नो? इसके आगे हमने क्या क्या पढ़ा था? तो इसके आगे हमने पढ़ा था, अच्छा ये सब तो समझ में आ गया होगा ना तुम लोगों को, या उसमें कोई डाउट है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, वेलोसिटी ऑफ वेव, उसमें किसी को कोई डाउट है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है? ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, व्हेन वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने बात करी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हेन वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are arranged in the order of increasing frequency, decreasing wavelength और vice versa। उसके केस में क्या होता है? एनर्जी फ्रीक्वेंसी रिलेशन, क्या उसमें डाउट है तुम्हें? उज्जवल, उज्जवल तुम्हें एनर्जी फ्रीक्वेंसी रिलेशन में डाउट है क्या? ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। हाँ, ये परपेंडिकुलर होता है। हाउ डिड वी फाइंड दैट मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर वाज परपेंडिकुलर? ये ऑब्जर्वेशन ही था। देखो मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है और सोर्स ऑफ लाइट में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, एक डिवाइस होता है दैट इज कॉल्ड पोलरॉइड। पोलरॉइड क्या होता है? लेट अस सी दिस, एक मिनट। पोलरॉइड मतलब क्या होता है? इसमें एक बीच की स्लिट होती है। जब पोलरॉइड से पास किया गया तो पहले ऑसिलेशन परपेंडिकुलर हो रहे थे, और ये क्रॉस दिखा देता हूं, ये बता रहा है कि ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और ये क्रॉस बता रहा है आगे और पीछे। तो पहले ऐसा हो रहा था। अब पोलरॉइड में क्या हुआ? एक तरह का ही जाने का था। तो इसमें सिर्फ एक, जब ये पोलरॉइड क्या करता है, पोलरॉइड एक तरह का स्लिट होता है। स्लिट होता है जिससे एक जहां पर यहां से ही पार्टिकल प्रोपेगेट कर सकता है। ठीक है, तो जब इसको पोलरॉइड के थ्रू पास किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट मिला। तो इसका मतलब दूसरा कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर ही है ना। ठीक है, इसके पहले क्या था? इलेक्ट्रिकल भी था और मैग्नेटिक भी था। और मान लो इलेक्ट्रिकल ऊपर नीचे कर रहा है तो अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक ही है, तो इसका मतलब दोनों वेव्स थे ना, एक रुक गया। इज दैट क्लियर प्रणव?
अरे थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दिया करो, चैट बॉक्स में जल्दी लिखा करो, इससे डिले होता है, सवाल पूछ करके छोड़ देते हो। प्रणव, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब उज्जवल पूछ रहा है, उज्जवल तुम्हें क्या डाउट है एनर्जी फ्रीक्वेंसी का? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का क्या डाउट है? अरे मान लो एक दीवार है, दीवार पे ये स्ट्रिंग लगा रखी है तुमने, ये स्ट्रिंग बांध रखी है यहाँ पे। अब तुमने एनर्जी, उज्जवल, यू कैन राइट दिस, यू कैन, बोलो उज्जवल। उज्जवल कुछ बोलना है? अरे यार, बोलना है तभी बोलोगे, वैसे टाइम वेस्ट मत किया करो। बोला क्यों नहीं? मान लो तुमने एनर्जी रखा है यहाँ पे 0, यानी तुमने कोई स्ट्रिंग को एनर्जी दी ही नहीं, वेवलेंथ कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। लेमडा क्या है? इन्फिनिटी है। फ्रीक्वेंसी, सॉरी, लेमडा इन्फिनिटी है, फ्रीक्वेंसी 0 है। ये सबको समझ में आ रहा है? जब तुमने इस पल्स पे, इस रस्सी पे कोई एनर्जी नहीं दी तो फ्रीक्वेंसी 0 है, कोई ऑसिलेशन आया नहीं और वेवलेंथ कभी पूरा ही नहीं हुआ, तो लेमडा इन्फिनिटी है। ये समझने का बेस्ट एग्जांपल है। अब मान लो हल्की सी एनर्जी दो, तो एक, मान लो इस तरह से एक वेव कंप्लीट हुआ, जब तुमने एनर्जी बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया और वेवलेंथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब तुम और एनर्जी बढ़ा दो इसमें, तो तुम और थोड़ा सा फोर्स दो, इस बार क्या होगा? इस बार जो वेव प्रोड्यूस होगी उसकी स्लाइटली हायर फ्रीक्वेंसी होगी। तुमने एनर्जी और बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ गया और वेवलेंथ और कम हो गया। ठीक है, उसी तरह से यदि तुम एनर्जी इनफाइनाइट कर दोगे, ये बहुत जल्दी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, काफी तेज। समझ में आ रहा है? तो अब एनर्जी जब बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है और वेवलेंथ कम हो रहा है। एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इज इट क्लियर उज्जवल नाउ? अरे जो पूछा है ठीक है, चलो। तो इस तरह से हमने एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पढ़ा था। इसको लिखना है क्या किसी को? क्योंकि दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस क्लास एज वेल। एवरीबॉडी, डू यू वांट टू राइट दिस? ठीक है, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने किया था डिस्कस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? when various electromagnetic waves when various electromagnetic waves are arranged in the order of increasing frequency, decreasing wavelength or vice versa, then the spectrum is called electromagnetic spectrum. ये हमने बनाया था cosmic, ठीक है, एक्सरे, सॉरी गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव एंड लॉन्ग रेडियो वेव। इज एवरीवन प्लीज अ फर्स्ट डेफिनेशन? डेफिनेशन मैंने लिखवाया था वेदांत, पिछले क्लास में डेफिनेशन तो लिखवाया था ना। when various electromagnetic waves are arranged in an order of increasing frequency, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा ना। तो इसको हमने याद कैसे किया था? इसको बोला था कि ऐसे याद करो, चलो गोवा एक्सयूवी लेके इंडिया घूमेंगे और मुंबई के रास्ते लौटेंगे। तो अभी तो खैर ये कोई कोविड-19 में यू कांट रोम अराउंड, बट फिर भी हम ऐसी तमन्ना करते हुए इसको याद कर लेंगे। ये सबको याद है ना? सबको याद हो गया होगा? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या था, इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, एनर्जी मैक्सिमम होगा और लेमडा क्या होगा? मिनिमम। तो नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, इफ वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब हम ऊपर से नीचे आएंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है इस रीजन में? यहाँ पे है लेमडा मैक्स, एनर्जी मिनिमम और फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम। तो जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं
यहाँ पे लेमडा बढ़ रहा है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है और एनर्जी भी कम हो रहा है। तो देख रहे हो सीक्वेंस क्या है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, इज क्लियर, चलो ठीक है, अब ये सबको याद हो गया होगा। अभी हमें थोड़ा थोड़ा ना डिस्क्रिप्शन देखना है कि क्या किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या रोल है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ तक तो हमने पिछले क्लास में किया ही था, तो हमने आधा घंटा में इसका रिवीजन किया है। देखो सबसे पहले कॉस्मिक रेज, किसी को आइडिया है व्हाट आर कॉस्मिक रेज? चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, व्हाट आर कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज का कोई आइडिया है? देखो कॉस्मिक का मतलब होता है कॉस्मोस। बताओ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कॉस्मिक बोलते हैं? नहीं नहीं, श्रेया नहीं, ये सही नहीं है, श्रेयस ओके। रेज कमिंग फ्रॉम सन, तो कॉस्मोस क्या होता है? कॉस्मोस रिफर्स टू द आउटर स्पेस, उसको बोलते हैं कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब ही होता है आउटर यूनिवर्स। these are the radiations, these are the radiations which are obtained, these are the radiations which are obtained near a giant source of energy, obtained near a giant source of energy, like क्या? sun, like star। तो एक स्टार के आसपास कॉस्मिक सोर्सेज यही हैं जो यूनिवर्स में जो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले सोर्सेज हैं ना, जैसे स्टार हो गए, वही कॉस्मिक सोर्सेज हैं। और कॉस्मिक सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बोल सकते हैं वो स्टार है। देखो एक स्टार के आसपास, एक स्टार के आसपास एक कॉस्मिक जोन होता है, कॉस्मिक जोन होता है। उस कॉस्मिक जोन में कोई प्लैनेट नहीं एग्जिस्ट करता है, बिकॉज वहां पे एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी चीज रहेगा तो इट विल डिसइंटीग्रेट, वो टूट जाएगा। क्योंकि अभी तुम्हें पता ही है कि सन खुद ही एटॉमिक लेवल से भी नीचे उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सब अलग हो जाता है। तो एक सिस्मिक जोन होता है, सिस्मिक नहीं कॉस्मिक जोन होता है, जहां पे कोई प्लैनेट एग्जिस्ट नहीं करता है। इज दैट क्लियर? तो कॉस्मिक रेज वहीं पे मिलते हैं। कैन वी से इट एज रेडिएशन फ्रॉम सेलेसियल बॉडी? तो अर्थ भी हो गया, इट डज नॉट इमिट कॉस्मिक रे। सेलेसियल बॉडी तो कुछ भी आ जाएगा ना। बेसिकली जो भी यूनिवर्स में एनर्जी वाले सोर्सेज हैं, दे विल शो कॉस्मिक एक्टिविटी। मीटियोर कहां से एनर्जी प्रोड्यूस करता है? मीटियोर अभी कुछ भी कहानी बनाना चालू कर दी, मीटियोर कैसे एनर्जी बनाएगा? मून, अरे क्या मजे ले रहे हो अब? These are the radiations which are emitted near a giant source of energy like star वगैरह वगैरह। और वो these are यदि हम बात करें, these particles have very high energy। बिग बैंग में तो एक्टिविटी नहीं हुआ था, बिग बैंग में तो सीधा टूट गया था सब कुछ, वो नहीं। these particles have very high energy, इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है यहाँ पर तो ही रहता ही नहीं है, कोई पार्टिकल कोई प्लैनेट वगैरह कुछ भी नहीं रहता यहाँ पे। कॉस्मिक एक्टिविटी जहाँ पे होती है, जहाँ पे कॉस्मिक एक्टिविटी होती है, वहां पे कुछ नहीं रहता। Now let us talk about सन रेज। कॉस्मिक रेज नहीं है, सन रेज में कॉस्मिक जो एक्टिविटी है नजदीकी, मतलब एक तुमने पढ़ा होगा रियलाइज स्कैटरिंग क्राइटेरिया। तो जो ज्यादा वेवलेंथ होते हैं ना, छोटे वेवलेंथ, वो बहुत ज्यादा स्कैटर हो जाते हैं, तो ये बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। गामा रे, गामा रे क्या है बताओ? सी, दीज आर द रेडिएशंस which are produced during electromagnetic, during let's say electromagnetic लिखना सही नहीं है, during nuclear reaction और रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? न्यूक्लियस भी कई न्यूक्लियर मटेरियल करे, कई बार बहुत सारे एलिमेंट्स के न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होते हैं, तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, तो उस प्रोसेस में आइंस्टाइन ने एक रिलेशन बताया था कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वो जो एनर्जी निकलता है, इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गामा रे। हिरोशिमा नागासाकी में जैसे
एक्सप्लोजन जो हुआ था उसमें जिस रे ने जो भी डैमेज किया था इट वाज गामा रे, ठीक है, E is equal to mc स्क्वायर रिलेशन से। सो व्हाट इज द यूज ऑफ कॉस्मिक रे? हम इस अवस्था में नहीं है कि उसका कोई इस्तेमाल कर सके। देखो ऐसी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ कोरोना वायरस? हर चीज का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं श्री हरि। वी आर नॉट यूजिंग एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन द यूनिवर्स, देयर इज नो यूज। गामा रे का यूज हो सकता है, कैंसर थेरेपीज में यूज होता है गामा रे। कैंसर थेरेपी जानते हो क्या? मतलब कैंसर सेल्स को मारने के लिए कई जगह पे गामा रेज का यूज करते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन कीमोथेरेपी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्सरे। एक्सरे के बारे में किसी को जान, कैन बी यूज एज वेपन्स इन फ्यूचर। बहुत आगे चला गया बालक। कॉस्मिक एक्टिविटी जनरेट करने लायक अर्थ में एनर्जी भी तो होनी चाहिए, अर्थ ही नहीं बचेगा। भी हम लोग गामा रे में ही खुश हैं, यही बहुत डैमेज कर सकता है। वेपन इन फ्यूचर सब साइंस फिक्शन में चले गए। व्हाट आर बैकग्राउंड रेडिएशन? व्हाई इज इट सो रिलेवेंट ओवर हियर? ठीक है, गामा रे के बारे में तुम डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12 में, और जो भी रेडिएशन है उसके बारे में क्लास 12 में पढ़ोगे। नाउ हमें अभी बेसिक आइडिया लेना है। देखो सी यहाँ पे एक्सरे का किसी को कोई आइडिया है? हाउ आर एक्सरेज प्रोड्यूस्ड? एवरीबॉडी डू हैव एनी आइडिया? देखो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हेनरी मोजले। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते हैं और कुछ एक्सीडेंटली डिस्कवर हो जाते हैं। तो एक्सरे क्या था? इट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। एक्सीडेंटल डिस्कवरी जैसे मान लो किसी चीज के बारे में पता नहीं होता है, तुमने मूवी देखी होगी एक्स-मैन। एक्स-मैन का मतलब क्या? उनके बारे में कुछ नहीं पता है तो नाम रख दिया एक्स, बिकॉज द एक्स इज अननोन, राइट? मैथ्स में एक्स इज अननोन, तो एक्स-मैन का मतलब है उनकी प्रॉपर्टीज हमें नहीं पता। तो एक्स रे कैसे नाम रखा गया था, बताते हैं क्या है। हेनरी मोजले ने क्या किया था? कैथोड रेज को बम्बार्ड किया था डेंस मेटल टारगेट पे। ये मान लो मेटल टारगेट है, तो उसने क्या किया? डेंस मेटल टारगेट पे कैथोड रे बम्बार्ड कर दिया। तो कैथोड रेज मेटल टारगेट के एटम्स के साथ इंटरैक्ट करता है, और उसके बाद जो रे प्रोड्यूस करता है वो होता है एक्सरे। अब ये एक्सरे मोजले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, मोजले ही ने ही पीरियोडिक लॉ दिया था। अभी जो प्रेजेंट टॉपिक है उस पर फोकस करो। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ लेके आ सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है? तब जो चीज जहां पे आएगी हम वहां पे पढ़ेंगे। तो उससे क्या हुआ? ही वॉज अननोन। उससे क्या हुआ कि ही वॉज अननोन की व्हाट इज दिस रे। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ। तो अब इसने क्या किया? इसने इसका नाम रख दिया एक्सरे, बिकॉज ही डिडंट नो इट। तो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एक्सरेज वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू bombardment of कैथोड रेज। देखो ये जो सवाल पूछ रहे हो पार्थ, दिस इज नॉट रिलेवेंट। ये बायोलॉजी की क्लास थोड़ी है कि तुम पूछ रहे हो कि बोन्स को डैमेज करेगा या नहीं, सेल्स को डैमेज करेगा या नहीं। दिस इज नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन। अच्छा देखो, कुछ भी चीज मत पूछो। तुम सोशल साइंस वाली चीजें नहीं पूछ सकते हो, सारी चीजें तुम नहीं पूछ सकते हो। जो रेलेवेंट है वही पूछो। अब इसके बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स को हम नहीं डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास में। एक्सरेज जो है दे वर प्रोड्यूस ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज ऑन द मेटल टारगेट। आई होप इट इज क्लियर एवरीबॉडी। इसका यूजेस क्या है? इसका यूजेस बेसिकली इट इज यूज्ड टू डायग्नोज स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स इन अ बॉडी या फिर इन अ बिल्डिंग। मान लो जैसे मेटल के क्रिस्टल्स के भी एटम्स को पता करने के लिए यूज करते हैं, करेक्ट? तो एक्सरे बेसिकली बहुत जगह पे यूज करते हैं। जैसे मान लो एक स्ट्रक्चरल एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कहीं पे डैमेजेस है या फिर स्ट्रक्चरल होल है,
या फिर बोल सकते हो कि दीवार में कहीं छेद है, तो एक्सरे पास करते हैं। तो एक्सरे क्या करता है, जहां से वापस नहीं आया, इसका मतलब वहां पे पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल डैमेज है। इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू डायग्नोज structural damages x-rays consist of energy, electromagnetic energy, oscillating electric and magnetic field, structural damages in a building। अरे ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ना, तो एक्सरे क्या होगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड, हाँ दे विल बी डिफ्लेक्टेड, दे विल इंटरैक्ट इंटरफेयर एज वेल। दूसरा क्या है, इट इज यूज्ड टू डायग्नोज स्ट्रक्चरल फ्रैक्चर्ड बोन्स, बोल सकते हो, डायग्नोज फ्रैक्चर्ड बोन्स। ठीक है एवरीबॉडी, अच्छा ये लिख लिया सबने, एवरीबॉडी रिटन दिस मच, तो इसको लिखो, जल्दी करो, यू आर सपोज टू राइट एज वेल। Should I scroll up or down? Should I scroll up or down? Those who have not completed, please write in the chat box. Done? Down, okay, down. Done. ठीक है चलो, सी व्हाट इज नेक्स्ट। देखो ज्यादातर जो हमने पढ़ा है ना, जितने भी अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पढ़ रहे हैं, दे आर ऑल बेसिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, नथिंग एल्स। वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, तो उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। तो दैट इज इट। अब हम बात करते हैं यूवी रेज। देखो यूवी रेज क्या होता है, दीज आर ऑल्सो द रेज विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सन। These are the rays responsible for depletion of ozone layer। इसका ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते, यूवी के कुछ यूवी प्यूरिफायर्स आ गए हैं, एंड आर इमिटेड फ्रॉम सन। अच्छा तुम लोग ये पूछ सकते हो, सी कोई इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो सकता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है ना, तो वो कैसे आयनाइज होगा। ठीक है, now let us talk about its uses। It is used in water purifier to kill germs। ये चीज ध्यान देना, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज करते हैं, हाँ। तो बेसिकली क्या है, ये जो सारे भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड थ्रू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक, मतलब जैसे मैक्सवेल ने बताया ना कि जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, सब वैसे ही प्रोड्यूस होते हैं। अब अब आ जाते हैं विजिबल पे। देखो विजिबल कैसे प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो जैसे बल्ब हो गया, जैसे कैंडल हो गया, वगैरह वगैरह। इसका यूजेस क्या है तुम्हें पता ही, यूजेस हमारे देखने में काम आता है, यूजेस यही है हमारे विजन के लिए। हाँ ओके, नेक्स्ट आ जाता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड समझते हो, सी इंफ्रारेड क्या है, दीज आर दी वेव्स, दीज आर दी वेव्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट जनरेशन। सी एक्चुअली होता क्या है, हॉट बॉडीज, करेक्ट,
हॉट बॉडीज से इमिट होता है। देर आर सर्टेन एलिमेंट्स, जैसे उल्लू जो होता है, आउल, वो रात में उसके जो आंख होती है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिसेप्टिव टू इंफ्रारेड। तो क्या होता है, जो हॉट बॉडीज होती है, जैसे हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, तो वो ज्यादा इंफ्रारेड प्रोड्यूस करता है, तो उस तरह से वो जिंदा एनिमल को पहचान लेता है उल्लू और अपना शिकार करता है। इसका यूजेस क्या है इंफ्रारेड का, बताओ इसका यूजेस क्या है? इसका यूजेस है, दिस इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोलर, जैसे टीवी हो गया, एसी हो गया, वहां वहां यूज करते हैं। हाँ, थर्मोमीटर में भी यूज है। ठीक है, सिग्नल्स के लिए नहीं, इंफ्रारेड यूज नहीं करते, माइक्रोवेव यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो आ जाते हैं। अच्छा, ये लिख लिया था सबने? माइक्रोवेव और रेडियो वेव हम लोग एक साथ करेंगे, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। इट इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन, communication and broadcasting. Please scroll up a little, ठीक है? Okay, done everyone? ठीक। अब देखो, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। देखो, ये दोनों मोस्टली कहाँ यूज किए जाते हैं? दे आर मोस्टली यूज इन रेडियो, मतलब कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो देखो, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना है, हम लोग ये सेशन ले रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। दैट इज ब्रॉडकास्टिंग, मतलब एक यूजर मल्टीपल लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो अभी देखो, पहले पुराने जमाने में कम्युनिकेशन कैसा होता था? सबसे पहला जो जमाना था उसमें देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैसेंजर। क्या करता था, एक घोड़े पे संदेश को लेके जाता था और एक बंदा दूसरे को देता था। और भी क्या क्या थे बताओ? जैसे जैसे कम्युनिकेशन डेवलप करने लगा, हाँ, पिजन, अच्छा, तोते वाला। अरे तोते वाला कहानी बड़ा गड़बड़ था। तोता क्या करता था, संदेश किसी के और लेता था और अक्सर गलत घर चिट्ठी छोड़ जाता था। बर्ड्स के साथ ये दिक्कत थी कि वो घर अक्सर चिट्ठी गलत घर छोड़ जाते थे। ठीक है, किसी का मैसेज किसी को चला जाता था। दीज वर द कम्युनिकेशन। उसके बाद पोस्ट वगैरह का सिस्टम आया। उसके बाद आया सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन में मतलब क्या है, जिससे बात करना है वहां तक तार लगाओ, अंडरग्राउंड केबल्स लगाते थे। वायर्ड कम्युनिकेशन में ज्यादा दूर बात करने में बहुत लंबा चला जाता था। ठीक है, बहुत लंबी यदि बातचीत करनी है तो वायर्ड कम्युनिकेशन वाज नॉट सुटेबल। उसके बाद आया वायरलेस, यानी अब तो बिना तार के बात करेंगे। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या यूज होता था? वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज होने लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये तो समझ में आया होगा। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन सा यूज करते बताओ? कॉस्मिक तो हम प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। गामा में तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाएगा। बताओ कौन सा यूज कर सकते थे? वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए कौन सा यूज कर सकते थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन सा यूज कर सकते थे? रेडियो। देखो, हम लोग कॉस्मिक यूज कर नहीं सकते थे, गामा यूज कर नहीं सकते थे। ठीक है, एक्सरे में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। ठीक है, और यदि तुम देखो विजिबल से दिखने लगेगा, इंफ्रारेड से, हाँ, इंफ्रारेड से, रुक जाओ भैया, इतना ज्यादा जल्दी क्यों? यू आर गेटिंग टू फार। ठीक है, इंफ्रारेड से जो है हीट प्रोड्यूस होगा, तो सपोज एक सेंडर रिसीवर को भेज रहा है तो एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा बीच में, और बीच में लोग गर्म भी हो जाएंगे। माइक्रोवेव और रेडियो वेव की, अब देखो उसमें क्या होता था कि रेडियो वेव के केस में क्या है, रेडियो वेव का एनर्जी बहुत कम है, इट हैज लीस्ट एनर्जी, तो प्रोडक्शन सस्ता होता है। ठीक है, प्रोडक्शन जो है इसका सस्ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस। तो इसमें जो सबसे पहला यूज हुआ, उसमें सबसे पहले आया था एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम, एएमपीएस, जिसको बोलते थे फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में यूज क्या किया गया? रेडियो वेव। एडवांस इसको बोलते हैं, एडवांस्ड मोबाइल फोन सिस्टम।
उस वक्त ये काफी एडवांस था। ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट जनरेशन के बाद आया सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो पहला जनरेशन जो था दैट वाज रेडियो वेव। तो रेडियो वेव की क्या दिक्कत थी? एनर्जी, हाँ, लेस एनर्जी वाला। रेडियो वेव के साथ दिक्कत क्या थी कि लेस एनर्जी के साथ इसमें लेस पेनिट्रेशन भी होता था। लेस पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? देखो, इसमें जो कम्युनिकेशन होता था दैट वाज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, एलओएस बोलते हैं इसको। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है? देखो, मान लो ये अर्थ का कर्वेचर है और यहाँ रहता है राम, और अर्थ के इस साइड पे यहाँ रहता है श्याम। तो राम श्याम कैसे बात करेगा? यहाँ पे एंटीना लगा देते थे, राम का जो मैसेज है ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, फिर ये इससे जाएगा, फिर ये इससे जाएगा, और फिर फाइनली श्याम का जो मोबाइल है उसमें कम्युनिकेशन हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें एंटीना का यूज करते थे या फिर रिपीटर का यूज करते थे। इज दैट क्लियर? से यस और नो? अरे हाँ या ना, कुछ बोलो। तो अब देखो इसमें दिक्कत क्या थी, राम और श्याम बात तो कर सकते थे, बट मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे मान लो ये जमीन है, ठीक है, और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और टावर यहाँ पे छोटा सा ही है। तो अब राम यहाँ पे बात करना चाहता है और श्याम कहीं यहाँ पे है, तो राम की बात, और टावर कहीं इधर है, लेट से टावर लेट से इधर है, तो अब टावर, ये राम का सिग्नल टावर के पास जाएगा, और वो टावर इतना ऊपर है ही नहीं, तो सिग्नल श्याम को पहुंचेगा क्या? तो यहाँ पे राम और श्याम का बात नहीं हो पाएगा। ये समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? अरे देखो मैं समझा देता हूँ क्या है। ये क्या है, लेस पेनिट्रेशन है। या फिर कोई ऐसा एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है, ये माउंटेन मान लो, और यहाँ पर कोई बीच में टावर नहीं है, तो यहाँ राम अपने श्याम दोस्त से बात करना चाहता था, तो ये पहाड़ क्रॉस कर ही नहीं पाता था, उनसे उनकी बात नहीं हो पाएगी ना, उससे बात करने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, उससे बात करने में दिक्कत हो रही थी। उसके बाद क्या आया, इसका जो अपग्रेड आया, मतलब देखो, जैसे यदि तुम 1990s या फिर 2000 की बात करो, या फिर जो रिसेंटली मोबाइल आया था 2009-2008 के आसपास, तो याद करो क्या होता था, जब बात नहीं होती थी लोग छत पे चढ़ जाते थे बात करने के लिए। तुम्हें याद होगा ये बात? जब बातचीत नहीं होती थी, आवाज धुंधली आती थी, तो लोग छत पे चढ़ने लग जाते थे। तुम्हें क्या लगता है, छत पे चढ़ने से क्यों नेटवर्क अच्छा आता है? छत पे चढ़ने से क्यों नेटवर्क अच्छा आता है? एनीबॉडी? अरे बताओ यार, छत पे चढ़ने से नेटवर्क अच्छा क्यों आते लगता है? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, बीच में कोई ऑब्स्टेकल है नहीं। तो अब क्या था एएमपीएस में, यदि अच्छे से बात, लेस डिस्ट्रैक्शन, रेंज नहीं मिलता है, बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, जितना नीचे रहोगे उतना ज्यादा ऑब्स्टेकल है, तो टावर सिग्नल ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा। तो अब ये सभी दिक्कत आती थी। तो इसका जो अपग्रेड आया, अपग्रेड विथ हायर एनर्जी, विथ हायर एनर्जी, हायर एनर्जी के साथ क्या आया, हायर एनर्जी के साथ एंड हायर पेनिट्रेशन पावर, हायर एनर्जी और हायर पेनिट्रेशन पावर के साथ आया माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की एनर्जी जस्ट थोड़ी सी ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट ऊपर लाई करता है, और इसका इतना, इसका पेनिट्रेशन रिलेटिवली काफी अच्छा है। जैसे अब तुम जैसे बात कर सकते हो कमरे में रह के अपने दोस्त से, ठीक है, तो यहाँ पर इट हैज हायर पेनिट्रेशन, तो ये दीवार वगैरह पेनिट्रेट कर पा रहा था, और माइक्रोवेव यूज होने लगा तो राम और श्याम बात कर सकते थे अब। ठीक है, तो ये माइक्रोवेव है। तो माइक्रोवेव का दिस इज द सेम माइक्रोवेव विच इज ऑल्सो यूज इन ovens। तो इट इज यूज्ड, माइक्रोवेव को कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज्ड इन मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन। मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन, मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4G हॉटस्पॉट जो भी है, ठीक है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, वाईफाई वगैरह सब माइक्रोवेव ही यूज करते हैं। हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड? माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होगा? टावर देखा है, टेलीफोन टावर में कुछ इस तरह के लगे रहते हैं डिवाइसेस, डब्बे टाइप, किडनी टाइप लगा रहता है। दीज आर कॉल्ड क्लिस्ट्रॉन वॉल्व। क्लिस्ट्रॉन वॉल्व तो यहां से प्रोड्यूस होता है। रेडियो वेव आजकल यूज नहीं होता है, बहुत कम यूज होता है, क्लिस्टन वॉल से प्रोड्यूस होता है। एंड एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिकल फाइबर, हाँ फाइबर ऑप्टिक ऑब्वियसली बेहतर है, फाइबर ऑप्टिक में डेटा चला जाता है, लेकिन वो कॉस्टली है काफी।
फाइबर ऑप्टिक इज वेरी कॉस्टली, पैसा भी देखना होता है ना। तो अब देखो क्या है, हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस्ड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे होगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होगा। तो माइक्रोवेव का यूजेस और भी है, यूजेस है माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है, कम्युनिकेशन में यूज होता है, एक्सेट्रा। सो एवरीबॉडी रिटन, why didn't you, अल्फा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे नहीं है रुचिका, अल्फा रे इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, इट इज सिंपली चार्ज पार्टिकल, इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अल्फा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है एवरीबॉडी, अल्फा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या? अल्फा रे इज सिंपली, इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो ये कहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो नहीं करेगा, लेके ही नहीं जाएगा। ठीक है, लिखो इसको जल्दी। हो गया? तो चलो ये थी कहानी, मतलब व्हाट इज एएमपीएस, एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम, फर्स्ट जनरेशन 1G। वी कैन हियर टू रेडियो, तो रेडियो वेव से काम तो करता है, मैंने कहा कहाँ काम नहीं करता, बट उतना अच्छा एफिशिएंसी नहीं है, उसमें बहुत सारा यूज होता है टेक्नोलॉजी, जैसे मॉड्यूलेशन यूज होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम एफएम तुमने नाम सुना होगा, एफएम रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग, क्या एएम वेव प्रोड्यूस होती है? हाँ होती है। अरे हाँ होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेडियो। यही सब यूज होता है, माइक्रोवेव रेडियो वेव, यही सैटेलाइट में भी। एवरीबॉडी रिटन, हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। तुम सोचो कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सारा ज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई आर वी स्टडीइंग ऑल दिस इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, एनीबॉडी? हम लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं अब, व्हाई वाज इट रिक्वायर्ड हम इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ें केमिस्ट्री के अंदर? रीजन होगा तभी पढ़ रहे हैं ना, क्या लगता है तुम्हें, क्या रीजन है? हमने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ लिया भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, दैट इज इटसेल्फ अ चार्ज पार्टिकल, और उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन की जो भी प्रॉपर्टीज आती है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल भी है, एक वेव भी है, सही बात है, बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो जब हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है डिटेल में, तो हमें काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ जाएंगी। तो हम लोग वही कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद एक चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, इसलिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लिया। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, black body radiation and introduction of quantization of electromagnetic energy। ये टॉपिक सब लोग लिखेंगे। टॉपिक राइट एंड डाउन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन and introduction of quantization of electromagnetic energy। टॉपिक रिटन, ठीक है। सी हमें देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो मिट कैसे होता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज यदि रेड दिखती है तो रेड क्यों दिखती है, इज देयर एनी रीजन? कोई चीज यदि रेड दिखती है तो व्हाई डज इट अपीयर टू बी रेड, रेड ही क्यों दिखती है? वेवलेंथ हाई, एक्चुअली देखो क्या है, इट ऑब्जॉर्व, हाँ सही बात है। तो एक्चुअली जैसे मान लो कोई चीज की तुम तो देख रहे हो, व्हेन यू आर, जैसे होता क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि तुम्हारे सामने रखा हुआ है, इस पे एक इंसिडेंट रेडिएशन आती है
ठीक है, अब वो क्या करता है, कुछ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है और कुछ इमिट कर देता है, फिर रिफ्लेक्ट कर देता है, तुम बोल सकते हो। तो अब जो पर्टिकुलर, तो इसमें क्या करता है, कुछ एब्जॉर्ब करता है और कुछ रिफ्लेक्ट करता है। तो जो रिफ्लेक्ट करता है वो कोई एक सिलेक्टिव कलर ही करता है। मान लो ये रिफ्लेक्ट किया रेड, तो ये क्या दिखेगा, रेड। यदि ये ऑब्जर्व किया, रिफ्लेक्ट किया ब्लैक, मतलब लेट से ब्लू, तो इसको क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा। तो एन ऑब्जेक्ट emits a characteristic color, या फिर ये समझ में आया, और वो कलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ही है ना, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आया, कोई चीज लाल दिख रही है इसका मतलब रेड कलर इमिट कर रही है, कोई चीज लेट्स से ग्रीन दिख रही है तो ग्रीन कलर इमिट कर रही है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना। तो अब जो कलर, तो the color emitted is a property of the material. The color emitted by the let's say object is the characteristic of characteristic of the material of the object। ये बात तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो क्या कलर इमिट करता है। अच्छा, ओके। तो अब एक बात बताओ, ये कलर क्या किसी एक ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहता है? ये कलर कांस्टेंट रहता है क्या? ये जो कलर है, दिस कलर चेंजेस अपॉन चेंजिंग टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को चेंज करोगे तो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोयले को गर्म करो तो काला अलग अलग कलर दिखने लगेगा, ठीक है। लोहा को गर्म करो वो लाल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर चेंज कर रहे हो वो कलर भी चेंज होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टेम्परेचर। तो अब देखो हम ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? ब्लैक, देखो तुमने अभी क्या सीखा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज रिलेटेड टू रेडिएशन, इतना तो समझ में आ गया होगा तुम लोग। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही इमिट करता है, सारे वेवलेंथ इमिट नहीं करता है, और वो जो वेवलेंथ इमिट करेगा वो उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये जो वेवलेंथ इमिट कर रहा है इट ऑल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर। तो ब्लैक बॉडी एक हाइपोथेटिकल बॉडी है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी इज अ हाइपोथेटिकल बॉडी, a hypothetical body which can absorb and emit all frequencies, जो सारी फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब भी कर ले, सारी फ्रीक्वेंसीज को इमिट भी कर ले, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा कि ये हाइपोथेटिकल है, जो एक्चुअली में जो नॉर्मल काली चीज है ना, जो हमें काली दिखती है, वो काली इसलिए दिखती है क्योंकि वो एब्जॉर्ब करती है बट इमिट नहीं करती। यहां पर हमने हाइपोथेटिकल चीज डिफाइन किया है। हाँ, कोई ऐसा कोई ब्लैक बॉडी होते नहीं जो नॉर्मल तुम कलर ब्लैक बोल रहे हो ना, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ठीक है। जो काली चीज है वो जो कुछ ना इमिट करे, यहाँ पे ब्लैक बॉडी एक अलग चीज हमने डिफाइन किया है जो कि सारी फ्रीक्वेंसी में, हाँ वाइट हो जाएगा, ठीक है। सारे इमिट करेगा, इमिट ऑल कलर देन इट विल बिकम व्हाइट। विवग्योर वाली तुम बात कर रहे हो, सिर्फ विवग्योर ही नहीं, इंफ्रारेड भी इमिट करते हैं, बहुत सारी चीजें इमिट करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना एवरीबॉडी? ब्लैक बॉडी हमने एक हाइपोथेटिकल डेफिनेशन रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सबने इसको लिख लिया है क्या? यू रिटन दिस मच? जल्दी करो, राइट इट डाउन फास्ट। सृष्टि पाटिल,
you please write on the chat box. Okay, written. अच्छा, अब देखो क्या है इंटेंसिटी। एक तरफ हमने प्लॉट किया इंटेंसिटी, दूसरी तरफ प्लॉट किया हमने लेमडा, यानी कि वेवलेंथ इमिटेड, लेमडा इमिटेड बाय ऑब्जेक्ट, ये है नैनोमीटर में, दिस इज इन नैनोमीटर, ठीक है, दिस इज नैनोमीटर। अब देखो क्या है, ये ग्राफ मिला एंड दिस वाज ड्रॉन एट T2, और ये ग्राफ मिला, दिस वाज ड्रॉन एट लेट्स से T1। ये वाला ग्राफ T1 पे है और ये वाला ग्राफ T2 पे है। यहाँ पे T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है, तो इसका कलर आया, इसका कलर आया, तो T2 का कलर आया λ2, T1 का कलर आया λ1। ये समझने की कोशिश करते हैं इसका क्या मतलब है। दिस इज, यहाँ पे T इज टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर की तो बात की अभी, ठीक है। ब्लैक बॉडी का हमने कोई कलर डिफाइन नहीं किया है भावेश, सो डोंट वरी अबाउट इट, हमने अभी बस डेफिनेशन पढ़ना है, हमें क्वांटाइजेशन समझना है, प्लीज हैव पेशेंस। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इज एन ऑब्जेक्ट विच इज इमिटेड, दिस इज रेडिएशंस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और एनर्जी इमिट भी कर रहा है। कौन से टेम्परेचर पे क्या इमिट कर रहा है उसके लिए हम देख रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब कितने फोटोन इमिट कर रहा है। इंटेंसिटी समझते हो, इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी? Everybody, you understand what is intensity? चैट बॉक्स में लिखो हाँ या ना, प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं होता ये, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, इमिटेड पर यूनिट टाइम। अभी तुम यही मान लो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स मान लो तुम, इमिटेड, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एग्जैक्ट रिलेशन हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे, इंटेंसिटी क्या होता है। ये कौन है, यस, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अरे बालक रुक जा, फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे उसके बाद इंटेंसिटी देखते हैं। देखो अभी बाहर का जो ज्ञान तुम्हारे पास है उसको थोड़ा बचा के रखो, अभी हम जो देख रहे हैं उस पर ध्यान दो। इंटेंसिटी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वेव्स। जैसे मान लो तुम सुबह उठे और आंख खोला तुम्हारा, द प्यूपिल स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, उसमें क्या होता है, जैसे जैसे लाइट बढ़ती जाती है ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स जो है तुम्हारे आंख में आने लगते हैं। इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या है, सेम ही फ्रीक्वेंसी जो इमिट हो रहा था उसके ही नंबर ऑफ वेव्स बढ़ने लग गए। जैसे मान लो एक टेम्परेचर पे तुमने एक मोमबत्ती जलाया, तो जितनी लाइट रूम में होंगी वो थोड़ी कम होगी, दो जलाया तो बढ़ जाएगा, तीन जलाया तो और बढ़ जाएगा। तो हम लोग मान रहे हैं सब सेम इमिशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट नंबर ऑफ वेव्स बढ़ रहे हैं ना। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? से यस और नो? तो इंटेंसिटी का मतलब हमारा जो है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे मतलब ये है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वेव्स। इट कैन बी प्रोपोर्शनल टू अदर क्वांटिटीज एट वेट, बहुत सारी क्वांटिटीज और भी हो सकती है, इसमें हमने इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं पढ़ा है। हम अभी जो यहाँ ध्यान देने वाले हैं वो हम यहाँ पर ये देने वाले हैं ध्यान, यहाँ पे हम नंबर ऑफ वेव्स ही देखेंगे सर, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जैसे जैसे मान लो ये एक टेम्परेचर T1 पे था, तो T1 पे λ1 है, तो इसका मतलब तुम देखो T1 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटीज किसकी आ रही है, λ1। ये समझने की कोशिश करो कि टेम्परेचर T1 पे ये बहुत सारे लैम्डा इमिट कर रहा है, बट मैक्सिमम किसके लैम्डा, मैक्सिमम किसके वेव्स इमिट कर रहा है। T1 टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम किसके वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, λ1 फ्रीक्वेंसी के ना। ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? Everybody, are you clear with this much? Say yes or no.
देखो हम यदि बात करें कि T1 टेम्परेचर पे, तो इंटेंसिटी यहाँ पे हमें किसके प्रोपोर्शनल समझना है। यदि हम T1 टेम्परेचर पे बात करें तो T1 पे बहुत सारे वेवलेंथ्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये टेम्परेचर T1 पे बहुत सारे वेवलेंथ्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये इंटेंसिटी हमें ध्यान देना है कि ये नंबर ऑफ वेव्स के प्रोपोर्शनल है। और भी पैरामीटर्स होते हैं, बट हमें ये मानना है कि हम उनको इग्नोर करेंगे, और हमें क्योंकि इसी से अभी मतलब है। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे। तो अब देखो क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर T1 पे बहुत सारे वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंथ क्या किसके प्रोड्यूस हो रहा है, λ1 के ना। तो इसका कलर क्या होगा, कलर एट T1 कैसा होगा बताओ, λ1 के जैसा। ये समझ में आया या नहीं आया? इज इट क्लियर? T1 टेम्परेचर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है वो λ1 कलर पे आ रहे हैं। नहीं समझे? अरे देखो ये T1 है, मतलब टेम्परेचर, एक ऑब्जेक्ट है, उसको तुमने 400 केल्विन पे, मान लो T1 सपोज 400 केल्विन है और T2 लेट से 600 केल्विन है। तो 400 केल्विन पे उस ऑब्जेक्ट को तुम गर्म कर रहे हो और देख रहे हो कि वो कैसा इमिट करता है। तो वो क्या कोई एक रेडिएशन इमिट करेगा क्या, वो तो बहुत सारे रेडिएशन इमिट करेगा। तो अब मान लो ये वेवलेंथ इमिट किया, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है वेव्स के। तो 10 वेव्स इस वेवलेंथ प्रोड्यूस किया, 15 इस पे प्रोड्यूस किया, 25 इस पे किया, 50 इस पे किया, 60 इस पे किया, और इस पे 500 किया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स किस पे प्रोड्यूस किया, λ1 पे ना। ये समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया? रजत अभी तुम्हें समझ में आया? रजत, रजत, ठीक है। तो अब इसका T1 टेम्परेचर पे कलर क्या आएगा, λ1। अरे जैसे मान लो तुम लेट से लोहा गर्म कर रहे हो, तो लोहा एक सपोज 500 केल्विन में तुम्हें लाल दिख रहा है। तो लाल इसलिए दिख रहा है बिकॉज लाल रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा इमिट कर रहा है। हाँ, तो जो कलर होता है वो कलर उस ऑब्जेक्ट की वजह से दिखता है जिसके वेवलेंथ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये समझ में आया? तो इस कलर जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हुए, वही उस ऑब्जेक्ट का कलर होता है। इज दैट क्लियर? से यस और नो? तो कलर एट T1 इज λ1। अरे हाँ या ना? जैसे ये T1 टेम्परेचर पे बहुत सारे वेव प्रोड्यूस कर रहा था, तो T1 पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस कर रहा था वो λ1 पे दिख रहा था। तो अब T1 टेम्परेचर पे λ1 हो गया। अब मान लो गर्म करोगे तो क्या होगा बताओ। देखो तुम खुद समझो, एलपीजी का ज्यादा टेम्परेचर होगा या मोमबत्ती का? तुमने एक मोमबत्ती जलाया है और एक एलपीजी जलाया है, ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, एलपीजी का। तो एलपीजी का कलर क्या होता है, ब्लू। एलपीजी का फ्लेम देखा है ना, ब्लू होता है। और मोमबत्ती का कलर ज्यादातर येलो की तरफ होता है। तो तुम ये बताओ कि किसका वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इंडिगो का या मतलब ब्लू का या फिर मोमबत्ती वाले का। तो इसका मतलब हायर टेम्परेचर पे ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा ना, वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो ज्यादा इमिट भी करेगा। तो अब हायर टेम्परेचर पे देखो कलर एट T2 जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या वही वही वेवलेंथ इमिट करेगा वो। अब ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है तो ज्यादा इमिट भी करेगा। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है तो ज्यादा इमिट भी करेगा। तो अब देखो क्या होता है, अब हम इस पे कंसीडर कर रहे हैं T2 पे यदि तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब जो मैक्सिमम फोटॉन्स इमिट कर रहा है वो कहां पे कर रहा है इमिट, λ2 पे कर रहा है। अब देखो T2 ज्यादा है T1 से, देखो अब यहाँ इमिट किया इसने तो इसका कलर आएगा λ2। अब देखो क्या है, सिंस T2 इज ग्रेटर देन T1 देयरफॉर λ2 विल बी लेस देन λ1। क्योंकि एनर्जी बढ़ रहा है तो वेवलेंथ कम होगा ना। ये समझ में आया या नहीं आया? एनर्जी बढ़ रहा है तो वेवलेंथ कम होगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि लैम्डा एम टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा कम हो जाएगा। लैम्डा क्या है,
lambda m is the wavelength at which maximum emissions take place. Maximum emission take place. Max emission takes place. ये जो maximum emission होगा वो क्या होगा? That is the color of object. ये समझ में आया? यही इसका कलर होगा ना ऑब्जेक्ट. And T is temperature in Kelvin. T1 and T2 are temperatures of object. And T is the temperature of object. Is that clear? Yes or no? हाँ तक क्लियर हुआ? तो इसको सबने लिख लिया? इसको सबने लिख लिया? See, when I am explaining, you are supposed to write simultaneously. ठीक है, सबने लिख लिया, अच्छी बात. देखो इसको हम समझते हैं, फर्दर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट हैव वी लर्न सो फार. ओके, देखो ये तुम्हें एग्जैक्टली दिख रहा होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इस ग्राफ में. कैन यू सी दिस? lambda 2 is how is lambda 2 less than lambda 1? यहां पर देखो, यहाँ पे जो lambda 2 है इधर फ्रीक्वेंसी है, इधर lambda है ना. ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये इससे छोटी नहीं है क्या? टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो, ये लोअर वेवलेंथ पे इमिट कर रहा है. ये वाला lambda 2 है, ये वाला lambda 1 है, ये तो छोटा ही होगा ना इससे. कॉन्सेप्ट ये है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लोअर वेवलेंथ इमिट होगा. इसको इस चीज से समझने की कोशिश कर सकते हो. जैसे देखो इस टेम्परेचर पे, जैसे टेम्परेचर इधर बढ़ता जा रहा है, जब हम ऊपर जा रहे हैं ये वाला टेम्परेचर देखो हायर टेम्परेचर पे 7843 और ये वाला जो है लोअर टेम्परेचर पे 7253. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है. समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है. समझ में आया नहीं आया? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है. ये तुम्हें इस फोटो में समझाने की कोशिश किया जा रहा है. lambda m is inversely proportional to T. Is it clear now? Yes or no? Is it now clear? ठीक है. ऐसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है. तो बेसिकली हम लोग करना क्या चाह रहे हैं? अब ये देखो एक मोमबत्ती का कैंडल है. क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स थ्रू कैंडल फ्लेम. तो कैंडल का फ्लेम इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? कैंडल का फ्लेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये तुम देखो तो अलग अलग रीजन में अलग अलग टेम्परेचर होता है. एवरीबॉडी कैन यू सी द कैंडल फ्लेम? देखो इस यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे कलर ब्लू है. और जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, अलग अलग कलर मिल रहे हैं, राइट? दिस इज द कैंडल एंड दिस इज इट्स फ्लेम. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर चेंज हो रहा है, वैसे वैसे जो कलर ये इमिट कर रहा है वो अलग अलग हो रहा है. इस टेम्परेचर पे सिर्फ ब्लू इमिट हो रहा है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कलर इमिट हो रहा है. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? चलो ठीक है. तो हमने जो है समझने की कोशिश की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इमिशन कैसे होता है. नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट? तो इसके बाद क्या चीज आती है? इसके बाद हमने क्या देखा कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे only a characteristic wavelength, only a characteristic wavelength is obtained या फिर is emitted. एक टेम्परेचर पे एक ऑब्जेक्ट एक ही वेवलेंथ इमिट करता है. इंफ्रारेड, हाँ, हीटिंग इंफ्रारेड के वैसे ही होता है. Is that clear everybody? At a particular temperature only a characteristic wavelength is emitted.
दैट क्लियर? देखो क्या है, जैसे हमें ये बात समझ में आ गई, यदि हम मोमबत्ती का जो फ्लेम है, जस्ट अ मिनट, जो मोमबत्ती का अपना फ्लेम था, तो सही नहीं बना, हाँ, अरे यार क्या हो रहा है, ये जो मोमबत्ती का अपना फ्लेम था, इसमें क्या क्या कलर्स मिल रहे हैं, इसमें अलग अलग कलर्स हमें मिल रहे हैं देखने को। दिस इज आवर कैंडल फ्लेम। इसमें कौन कौन से विवग्योर के सारे कलर्स मिल रहे हैं क्या हमें? कौन कौन से कलर मिल रहे हैं बताओ? हमें रेड मिल जाता है, हमें ब्लू मिल जाता है, कुछ सिलेक्टिव कलर्स ही मिल रहे हैं। इवन आफ्टर वेरिंग टेम्परेचर, इवन आफ्टर वेरिंग टेम्परेचर, all the colors are never obtained, all the colors are never obtained, सारे कलर कभी नहीं मिलते। ये समझ में आया? अभी ऐसा हुआ है क्या? हाँ, 2-3 कलर मिलते हैं, ब्लू रेड येलो भी मिल जाता है, हाँ। ये ऐसा हुआ है क्या कि तुमने मोमबत्ती जलाया और पूरा रेनबो मिला तुम्हें? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा देखा गया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही इमिट होती है, वो सारी, और जैसे मान लो देखो विवग्योर में तो सारे कलर्स हमको दिखते हैं, विवग्योर में सारे कलर्स हमें दिखते हैं, विवग्योर्स में सारे कलर हमें दिखते हैं। कौन कौन से कलर, सॉरी विवग्योर बोल रहा है यार, विवग्योर में सारे कलर्स नहीं दिखते हैं, कुछ कलर्स दिखते हैं और कुछ कलर्स नहीं दिखते हैं। इसका मतलब जो नहीं दिखते वो प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ऑल द कलर्स इन विवग्योर are not seen and hence are not produced। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विवग्योर में भी सारे कलर्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं, कुछ ही कलर प्रोड्यूस होते हैं और कुछ ही कलर दिखते हैं। रेनबो में डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, वहां पे लाइट का प्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जैसे कंबशन हो रहा है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। सारे कलर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, कुछ कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और कुछ कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब इमिशन जो है वो रेगुलर नहीं है, रेड इमिट कर रहा है, येलो इमिट कर रहा है, ये सारे उड़ा दे रहा है। सॉरी, ग्रीन को मैंने चेक कर दिया, ठीक है, ये सारे कलर्स इमिट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब कुछ कलर इमिट हो रहे हैं और कुछ कलर इमिट नहीं हो रहे हैं। इससे ये पता चला देयरफॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, therefore the emission of electromagnetic energy therefore the emission of electromagnetic energy is quantized। The emission of electromagnetic energy is itself discrete or quantized। So this led to development of, डिस्पर्जन किया तुमने, प्रोड्यूस थोड़ी किया है उसको, डिस्पर्ज करने से थोड़ी हो जाएगा। मिलेंगे फेम के डिस्पर्जन से भी नहीं मिलेंगे। डिस्पर्जन तो व्हाइट लाइट का होता है ना, व्हाइट, इसमें थोड़ी होगा, नहीं मिलेगा। Therefore the electromagnetic energy, मतलब ये तो लिख ही दिया हमने। इससे क्या हुआ? This led to development of Planck's quantum theory। This led to development of Planck's quantum theory। ये आएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ हमें ले जाएगा। ये प्रॉपर जो पहला थ्योरी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट विल बी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब ये जो अपना होगा। सी व्हाट हैव वी सीन टुडे। बेसिकली हम समझने की कोशिश करें तो एक टेम्परेचर पे एक ही कलर मिलता है, यानी रेडिएशन सारे कलर्स के दिखते नहीं है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक ही कलर का इमिशन होता है। यदि हम टेम्परेचर वेरी भी करें तो भी सारे कलर नहीं दिखते हैं। सारे कलर नहीं दिखते हैं, इसका मतलब सारे कलर प्रोड्यूस ही नहीं होते। इसका मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट। ये डिस्क्रीट है, कुछ कलर्स इमिट होता है, कुछ कलर्स इमिट नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। और ये क्वांटाइजेशन का
जो स्टडी है उसको आगे फर्दर लेके गया प्लैंक इन इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तुम्हें जब आगे पढ़ोगे तो ये ऐसा क्यों होता है इसका रीजन भी पता चलेगा, बट वो धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। ऐसा क्वांटाइजेशन क्यों होता है, इसके पीछे भी इलेक्ट्रॉन ही है। सारी चीजें इलेक्ट्रॉन के घुमा फिरा के आसपास ही चल रही, सबका वजह इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, आज तो क्योंकि टाइम खत्म हो गया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, यदि मजा लेके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये जगह पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी आएगा, बट एंजॉय करते हुए पढ़ते रहना है। लिख लिया सबने? इसमें किसी को डाउट है? आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है? वेवलेंथ मतलब कलर ही होता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एक पर्टिकुलर कलर आता है। विजिबल के केस में कलर होगा कि वेवलेंथ का मतलब कलर नहीं है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे विजिबल में एक कलर दिखता है, बाकी चीजें हमें नहीं दिखती ना। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कलर हम किसको बोलेंगे? विजिबल रेडिएशन वाले को कलर बोलेंगे। जैसे विजिबल का होता है ना 400 से 700 नैनोमीटर, विजिबल का क्या होता है? 400 से 700 नैनोमीटर होता है रेंज वेवलेंथ में टर्म्स में। ये वाले जो कलर हैं विजिबल वाले हैं, ये जो रेंज है दिस इज द रेंज फॉर विजिबल कलर, ये हम बोल सकते हैं ये विवग्योर का रेंज है। इसमें जो आएगा हम उसको कलर बोल देंगे। बाकी जैसे 800 भी हो सकता है, ओवरलैपिंग बाउंड्री होती है, बट हम रेंज डिफाइन करते हैं 400 से 700 ही। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? Anybody, do you have any doubt in what in the things which we have learned today? Is all clear? Means on burning something no view. अरे मोमबत्ती जलाओगे तो तुम्हें कभी भी रेनबो नहीं मिलेगा, दैट इज क्वाइट क्लियर। मोमबत्ती जला के तुम्हें कभी भी, तुम चाहे कोई भी चीज जला लो, तुम एलपीजी जला लो, कुछ भी जला लो, पूरा मोमबत्ती नहीं मिलेगा कंबशन के थ्रू। तुम्हें 7 अलग अलग कलर अलग अलग सोर्सेस से लेके आने होंगे तभी हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम कैंडल जलाए और मोमबत्ती मिल गया। ब्लैक बॉडी एक हाइपोथेटिकल बॉडी था जो कि सारे कलर एब्जॉर्ब और इमिट करता है, उसका यहाँ ज्यादा यूज नहीं था। हमें बेसिकली आगे लेके चलना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ। ब्लैक बॉडी का यहाँ ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, वो रेडिएशन का एक टर्म है इसलिए उसका नाम लिखा हुआ। समझे गौरव? होमवर्क अभी ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगा, अभी इसको पढ़ के आइए, आगे आगे के टॉपिक्स पढ़ के आइए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ के आइए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ के आइए। ये आपका होमवर्क है, आपको जो बुकलेट दी हुई है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं बनते। आगे होमवर्क तुम्हारा बन जाएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, और आगे जो आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे के जो 2 टॉपिक्स हैं, इनफाइनाइट टेम्परेचर पे कलर क्या होगा, इनफाइनाइट टेम्परेचर पे कलर क्या होगा, इनफाइनाइट टेम्परेचर पे इनफाइनाइट वेवलेंथ, कॉस्मिक रेडिएशन तुम वहां देख ही नहीं सकते हो। ठीक है यश? तो पढ़ लियो तो और आगे पढ़ लो, पूरा चैप्टर पढ़ लो, चीजें तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जो तुम्हें एक मॉड्यूल दिया है ना, ग्रुप में डाला है, उससे पढ़ लो। हाँ तो लोएस्ट पे होगा, ठीक है। एनीबॉडी एल्स, डू यू हैव एनी अदर डाउट? ठीक है, तो दोज हु डू नॉट हैव डाउट कैन लीव। If you don't have any doubt, please leave. You can leave. बोर मॉडल इसके बाद, मतलब प्लैंक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद।